सोलर फेज 2 में कौन सी कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है? ये कंट्रीज है इंडिया, बांग्लादेश, कीनिया और इथोपिया। ये चार कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है सोलर फेज 2 में। सोलर फेज 2 क्या है? तो ये सोलर एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस फेज 2 है, जिसको चलाया गया है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन के पार्टनरशिप के साथ। टाइमलाइन क्या होगी इसकी? जुलाई 2025 से दिसंबर 2028 तक सोलर फेज 2 को चलाया जाएगा। कंट्रीज देखिए हमने कौन कौन सी कवर की है। बैकग्राउंड की बात करें तो ये फेज 1 को एक्सटेंड करता है, दिसंबर 2019 से मई 2025 तक चलाया गया था फेज 1, जिसमें डेमोन्स्ट्रेट किया गया था ग्रिड कनेक्टेड और ऑफ ग्रिड सोलर पावर्ड इरिगेशन पंप्स। IWMI यानी इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है श्रीलंका में, स्टैब्लिश किया गया था 1985 में। दिसंबर 2025 में किन मिनिस्ट्रीज ने लॉन्च किया है पेपरलेस पासपोर्ट वेरिफिकेशन डीजी लॉकर के माध्यम से? तो ये मिनिस्ट्रीज है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिन्होंने पेपरलेस पासपोर्ट वेरिफिकेशन लॉन्च किया है यूजिंग डीजी लॉकर। इंडिया रशिया एनुअल समिट का 23rd एडिशन 23वां संस्करण कहां पे आयोजित किया जाएगा? हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट। कहां पे? हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में। पाकिस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पे पहली बार किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये पहली बार ये पोस्ट बनाई गई है जिसमें फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अपॉइंट किया गया है एज फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। कब इनको अपॉइंट किया गया है? 5 दिसंबर को इनको अपॉइंट किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की ब्लेंडिंग टारगेट्स क्या रखे हैं? तो साल 2027 तक 1% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल ब्लेंड किए जाएंगे, 2028 तक 2% और साल 2030 तक 5% जो है SAF को ब्लेंड किया जाएगा इंटरनेशनल फ्लाइट्स में। ये जो ब्लेंडिंग टारगेट्स हैं ये अप्रूव किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। किसके लिए? इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। इंडिया के प्लेज की बात करें तो इंडिया जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन होने का टारगेट रखी है साल 2040 तक 70 तक। रशिया की S-500 मिसाइल सिस्टम की इंटरसेप्शन रेंज कितनी है? तो लगभग 600 किलोमीटर की रेंज है रशियन मेड S-500 मिसाइल सिस्टम की। तो S-500 को खरीदे जाने की बात हो रही है। यहाँ पे देख लेते हैं S-400 वर्सेस F-500। तो S-400 की जो रेंज है वो है 380 किलोमीटर, जबकि S-500 की जो रेंज है वो है 600 किलोमीटर। रिस्पॉन्स टाइम S-400 का है 10 सेकेंड्स, जबकि रिस्पॉन्स टाइम S-500 का है 3 से 4 सेकेंड्स। ऑल्टीट्यूड की बात करें तो S-400 का ऑल्टीट्यूड है 40 किलोमीटर्स का, जबकि S-500 का जो ऑल्टीट्यूड है वो है 200 किलोमीटर्स का। S-500 जो है रशिया द्वारा बनाया गया है, जिसको सर्विस में इंडक्ट किया गया था साल 2021 में। मैक्सिमम रेंज जो है वो है 600 किलोमीटर की। इंटरसेप्शन ऑल्टीट्यूड की बात करें तो 180 से 200 किलोमीटर तक का ऑल्टीट्यूड है और रिएक्शन टाइम है 3 से 4 सेकेंड तक का। GIRG का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ, जिसको इनिशिएट किया गया है, अनाउंस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन द्वारा। इसका पर्पस ये होगा कि इंडिया की परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा अगेंस्ट 26 ग्लोबल इंडिसेस। गैप्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे, पॉलिसी रिफॉर्म्स को इंप्रूव किया जाएगा और इंटरनेशनल रैंकिंग्स को बूस्ट किया जाएगा। कोऑर्डिनेट कौन करेगा इसके लिए? डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, नीति आयोग। एप्पल में नई वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AI के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो इंडिया के अमर सुब्रमण्या हैं, जिनको अपॉइंट किया गया है एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AI, और ये स्थान लेंगे जॉन गियानांद्रिया का। जॉन गियानांद्रिया जो है प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AI रहे हैं। इसका अनाउंसमेंट किया गया था एप्पल के CEO हैं टिम कुक द्वारा। बैकग्राउंड की बात करें अमर सुब्रमण्या जी की तो ये बेंगलुरु बॉर्न टेक्नोलॉजिस्ट हैं। कर्नाटका सरकार द्वारा ई स्वाथू 2.0 इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे रूरल प्रॉपर्टी को डिजिटाइज किया जाएगा और टैक्स को रेगुलराइज किया जाएगा। क्या नाम है प्लेटफॉर्म का? ई स्वाथू 2.0। किस सरकार द्वारा चलाया गया है? कर्नाटका सरकार द्वारा चलाया गया है। क्या ऑब्जेक्टिव होगा? तो रूरल प्रॉपर्टीज को रेगुलराइज करना, ई खाता सर्विसेज प्रोवाइड करना और रेवेन्यू सिस्टम को बूस्ट करना। अफ्रीका में रशिया को नेवल बेस प्रोवाइड करने वाली पहली कंट्री कौन सी बनी है? तो पहली कंट्री है सूडान, जिन्होंने अप्रूव किया है रशिया के लिए पहला नेवल बेस अफ्रीका में। कहां पे? नियर पोर्ट सूडान इन रेड सी, जहां पे
300 तक रशियन स्टाफ जो है वहां पे पर्सोनेल्स अलाउड किए जाएंगे। तो ये जो है ये रशिया के लिए नेवल बेस ओपन किया जाएगा, किस कंट्री में, अफ्रीका की सूडान में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने सेस्मिक हजार्ड्स के लिए क्या चीज एक अनवील की है, नई चीज, तो बीआईएस ने अनवील किया है इंडिया का नया सेस्मिक जोनेशन मैप अंडर अर्थक्वेक डिजाइन कोड 2025, और इसके अंदर नई जोन इंट्रोड्यूस की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जोन 6, जो कि हाईएस्ट सेस्मिक हजार्ड कैटेगरी है, जहां पे भूकंप आने की संभावना सबसे ज्यादा है। कौन कौन से रीजन इंक्लूड किए गए हैं जोन 6 में, तो एंटायर हिमालयन रेंज, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये लॉन्च किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली, स्टैब्लिश किया गया था 1987 में। किस कोड के अंतर्गत नया सेस्मिक जोनेशन मैप लॉन्च किया गया है, अर्थक्वेक डिजाइन कोड 2025 के अंदर। सीप्री की टॉप 100 कंपनीज में भारत की कौन सी कंपनियां इंक्लूड की गई हैं और उनकी रैंक्स क्या हैं, तो सीप्री देख लेते हैं क्या है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज की लिस्ट जारी की है, जिसमें इंडिया की जो कंपनीज है, 3 कंपनीज है टॉप 100 में। कौन कौन सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है 44th रैंक है जिसकी, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है 58th रैंक के साथ, और मसगांव डॉक बिल्डर्स लिमिटेड है जिसकी रैंक है 91st। तो ये 3 कंपनीज हैं भारत की जो कि सीप्री की टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज में इंक्लूड की गई हैं। टॉप 3 ग्लोबल कंपनीज की बात करें तो फर्स्ट पे है लॉकहीड मार्टिन जो कि यूएसए की है, सेकंड पे है आरटीएक्स ये भी यूएसए की है, और थर्ड पे है नॉर्थरॉप ग्रूमन ये भी क्या है, यूएसए की आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इंडिया की कंपनीज हमने देख ली। सी बेस्ड डिटरेंस को बूस्ट करने के लिए कौन सी न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया में इंडक्ट की जाएगी, तो ये है आईएनएस अरिधमन। याद रखेगा आईएनएस अरिधमन जो है ये न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जिसको जल्दी ही इंडक्ट किया जाएगा इंडिया में, और इससे क्या होगा, इसे सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस एनहांस किया जाएगा और सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इंप्रूव किया जाएगा। इससे पहले कौन कौन सी सबमरीन आई हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हैं, वो है आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघाट। मिसाइल कैपेबिलिटी की बात करें तो लॉन्ग रेंज K4 न्यूक्लियर मिसाइल्स जो हैं इंस्टॉल की जाएंगी। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली फीमेल वाइस चांसलर कौन बनी है, तो ये है मनाली माकरन क्षीरसागर जो कि 100 साल की हिस्ट्री में पहली फीमेल वाइस चांसलर बनी है नागपुर यूनिवर्सिटी की, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1923 में। इनका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होगा। डीआरडीओ द्वारा हाई स्पीड फाइटर जेट एस्केप सिस्टम कहां पे कंडक्ट किया गया है, तो ये रेल ट्रैक सॉकेट स्लेट फैसिलिटी टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ में कंडक्ट किया गया है। डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है हाई स्पीड टेस्ट ऑफ इंडिजिनस फाइटर जेट एस्केप सिस्टम, कहां पे, चंडीगढ़ में ये कंडक्ट किया गया है। इसके साथ जो कोलैबोरेटिंग एजेंसीज थी वो थी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये जो कंडक्ट किया गया है ये टेस्ट, ये 3 दिसंबर 2025 को कंडक्ट किया गया है डीआरडीओ द्वारा। ग्लोबल फोरम ऑन टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जिसको आयोजित किया गया था भारत में, उसकी 18वीं प्लेनरी मीटिंग को किसने इनॉग्रेट किया है, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, जिन्होंने 2 से 5 दिसंबर 2025 के बीच में आयोजित 18th एडिशन ऑफ प्लेनरी मीटिंग ऑफ ग्लोबल फोरम ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स पर्पसेस का जो एक्सचेंज है वो आयोजित करके वहां पे इनॉग्रेट किया था, और इसकी थीम थी टैक्स ट्रांसपेरेंसी डिलीवरिंग अ शेयर्ड विजन थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। कौन से ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टनरशिप की है नेशनल हाईवेज पे मोबाइल बेस्ड सेफ्टी अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने के लिए, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रिलायंस, जिन्होंने रोड सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए क्या किया है, मोबाइल बेस्ड सेफ्टी अलर्ट सिस्टम के लिए पार्टनरशिप की है। इंडियन नेवी डे 2025 की थीम क्या है, इसकी थीम है कॉम्बैट रेडी कोहेसिव सेल्फ रिलायंट। इंडियन नेवी डे हर वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है 4 दिसंबर को, पहली बार ये ऑब्जर्व किया गया था कॉमेमोरेट करने के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलैटरल कोएर्सिव मेजर्स कब ऑब्जर्व किया जाएगा, तो हर वर्ष 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाएगा इंटरनेशनल डे अगेंस्ट कोएर्सिव मेजर्स।
3 दिसंबर 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संचार साथी के रिगार्डिंग क्या एक डिसीजन अनाउंस किया है, तो मैंडेटरी प्री इंस्टॉलेशन ऐप का विड्रॉ कर लिया गया है। हमने आपको बताया था डेली करंट अफेयर्स में कि संचार साथी को मैंडेटरी किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हर स्मार्टफोन में, लेकिन अब ये डिक्लेरेशन जो है, ये जो अनाउंसमेंट हुई थी उसको वापस ले लिया गया है। इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में आर्चरी प्रीमियर लीग को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो आर्चरी प्रीमियर लीग को सम्मानित किया गया है इमर्जिंग प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इवेंट ऑफ द ईयर से। कहां पे? इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में। 1 दिसंबर 2025 को रेलवे बोर्ड में फाइनेंस मेंबर के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है, तो अपर्णा गर्ग जी हैं जिनको अपॉइंट किया गया है रेलवे बोर्ड में फाइनेंस मेंबर की पोजीशन पे। इनका नाम है अपर्णा गर्ग जी। बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया के सीईओ की पोजीशन पे किसको अपॉइंट किया गया है 3 साल के लिए, तो विक्रम साहू जी हैं जो कि नए सीईओ होंगे बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया के, और इनका कार्यकाल है 3 वर्षों का। और ये स्थान ग्रहण करेंगे काकू नखाटे जी का, जो कि अब चेयर हो जाएंगे बैंक ऑफ अमेरिका इंडिया ब्रांच के। भारत टैक्सी के पायलट ऑपरेशंस कहां पे स्टार्ट किए गए हैं, तो दिल्ली और गुजरात में भारत टैक्सी के जो पायलट ऑपरेशन है इसको शुरू किया गया है। इनका ऑपरेटर कौन होगा, तो सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है भारत टैक्सी का ऑपरेटर है, और भारत टैक्सी को लॉन्च किया गया है नवंबर 2025 में। इसका बिजनेस मॉडल क्या है, तो ये ड्राइवर ओन्ड कोऑपरेटिव है जहां पे कोई भी कमीशन नहीं होगा, कोई भी प्राइसिंग सर्च नहीं होगी, और इसको लॉन्च किया गया है, इसको बैकिंग दी गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत क्वार्टरली फाइनेंशियल एड कब से शुरू किया जाएगा, तो दिसंबर 2025 से शुरू किया जाएगा। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ये स्कीम है, हरियाणा की इनिशिएटिव है हरियाणा की, जहां पे पहले जो पेमेंट दी जाती थी महिलाओं को वो 2100 रुपये पर मंथ दी जाती थी, अब उसको रिवाइज कर दिया गया है 6300 दी जाएगी, 6300 दी जाएगी हर 3 महीने पे। इसको लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2025 को हरियाणा में। वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट देहरादून में कहां पे किसने इनॉग्रेट किया है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इनॉग्रेट किया है देहरादून में, जिसको आयोजित किया गया था 28 से 30 नवंबर 2025 के बीच में। किसके द्वारा? उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का 15वां संस्करण कहां पे आयोजित किया गया है, तो ये कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा में आयोजित किया गया है 15th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, और इसके साथ साथ 36th कोणार्क फेस्टिवल को भी आयोजित किया गया है, और ये आयोजित किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ओडिशा द्वारा। कोणार्क सन टेम्पल की बात करें तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था साल 1986 में। दिसंबर 2025 में यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर किसको अपॉइंट किया गया है इंडिया के लिए, तो ये ऑस्ट्रिया के स्टेफान प्राइजनर हैं जिनको अपॉइंट किया गया है यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर इंडिया में। इनका कार्यकाल होगा 4 वर्षों का, साल 2025 से 2029। ये स्थान ग्रहण करेंगे शोम्बी शार्प का। इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स 2025 की थीम क्या है, इसकी थीम है बैंक्स पावरिंग अ लिवेबल प्लैनेट। हर वर्ष 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, और इस बार 6th ऑब्जर्वेंस था। इसकी शुरुआत की गई थी साल 2020 में। दिसंबर 2025 में कौन से इटालियन टेनिस लेजेंड का निधन हुआ है, तो इनका नाम है निकोला पेट्रांजलि, जो कि टेनिस प्लेयर थे इटली की तरफ से। इनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। रॉबिन स्मिथ कौन है और उनका निधन कौन सी उम्र में हुआ है, तो रॉबिन स्मिथ जो है ये फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर थे जिनका जो है 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे।